नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है, बदलाव के बारे में पढ़ा है और उसमें पढ़ा कि कुछ एक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थों के सिर्फ भौतिक गुणों में ही बदलाव होता है, यानी कि उसकी आकृति एवं आकार में ही बदलाव होता है। उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं और उनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम पहले वाली स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो अगर हम कागज़ को फाड़ेंगे तो क्या है, वो कागज़ ही रहेगा, तो उसमें जो है उनको हम जोड़ के कागज़ बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ आकृति एवं आकार में ही परिवर्तन होता है और उसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें क्या था, उसमें जो है नया पदार्थ बनता है और साथ में जो है उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उसमें भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें जो है कोई नया पदार्थ बन रहा है और साथ में जो है हम उसमें पुरानी वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी सिंपल भौतिक नियमों से जो है हम कोई इसमें जो है पुरानी वाली स्थिति प्राप्त नहीं करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें क्या है, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे और मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद हम उसको देखते हैं कि क्या क्या बदलाव होते हैं और उसके आधार पर जो है हम आज का जो हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है, हम जब मैग्नीशियम रिबन को उसमें जलाएंगे तो उसमें हम इसमें देखते हैं कि 4 प्रेक्षणों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। नंबर 1 है, उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा जो है उसमें ताप में परिवर्तन होता है। तीसरा उसमें जो है रंग में परिवर्तन होता है और चौथा उसमें जो है गैसों का उत्सर्जन होता है। तो यानी कि जिन भी अभिक्रियाओं में इस तरह के प्रेक्षण हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और साथ में हम जो है इसमें देखेंगे उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार जरूरी होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम किसी द्रव्यमान का ना तो उसको बना सकते हैं, ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ना उसका निर्माण होता है द्रव्यमान का और ना द्रव्यमान का विनाश होता है। तो अगर रासायनिक समीकरण संतुलित होगी तो उसका मतलब द्रव्यमान को हम उसको ना तो बना रहे हैं, ना उसको हम इसको नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम की अनुपालना करने हेतु जो है हम द्रव्यमान को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आज हम जो है मुख्यतः रासायनिक एक तो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं और तीसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और चौथा रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कैसे करते हैं। तो आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे और हम एक वीडियो के सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने उसको जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ कर लेंगे जिससे उसके ऊपर की ऑक्साइड की परत हट जाए। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की सहायता से जलाते हैं। मैग्नीशियम वायर को जलाने पर यह सफेद चमक के साथ जल जाता है।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें बना। तो अगर यानी कि यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, और अगर हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करना है तो इसको निरूपित करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि लिखने में लंबा है और हमारे लिए इसको निरूपित करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम एक प्रतीक द्वारा लिखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एक तीर का निशान, इनकी गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो तीर है, तीर से के बाएं तरफ मैं इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, और ये राइट हैंड साइड तीर के दाईं तरफ। तो जो बाईं तरफ है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। कहने का तात्पर्य जो तीर के बाएं तरफ लिखे जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि जो तत्व अभिक्रिया कर रहे हैं या अभिक्रिया करते हैं उनको हम तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और जो इनके अभिक्रिया करने के बाद जो भी बन रहा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और उसको हम तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। यानी कि तीर के बाईं तरफ जो लिखा जाता है उसको अभिकारक, और दाहिनी तरफ जो लिखते हैं वो क्या है, उत्पाद। तो इस यहाँ से प्यारे बच्चों अभिकारक क्या हुआ, वो तत्व या पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया कर रहे हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और उनकी अभिक्रिया करने से जो पदार्थ बन रहा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और उसको हम तीर के दाहिनी तरफ लिखते हैं। समझ गए बच्चों? अब हम इस उदाहरण को दोबारा लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो अभिकारक है उसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, और उत्पाद की बात अगर हम करें मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। यानी कि अगर हम अभिकारक और उत्पाद को देखें तो अभिकारक में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या ज़्यादा है और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कम है, जो कि सही नहीं है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं, ये हमेशा सुरक्षित रहता है। तो इसलिए इसको हम इसमें जो है अभिकारक और उत्पादों में जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वो हमें बराबर करनी पड़ेगी, यानी इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए संतुलित करने के लिए हमारे पास आसान तरीका क्या है, जिसे मैं दोबारा ये अभिक्रिया लिख रहा हूँ। हम देखते हैं कि मैं सबसे पहले हम जैसे हमने पहले लिखा कि अभिकारक में परमाणु संख्या हम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम में कितने हैं, जैसे मैग्नीशियम की एक है, और दूसरा इसमें क्या कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन, उसमें परमाणु संख्या 2 है, और उत्पाद में तत्व है मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 1 है। और यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज़्यादा है, इसके सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को इसमें संतुलित करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा।
तो हमें उत्पाद जहाँ पर एक ऑक्सीजन है इसको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर होगी 2, लेकिन मैग्नीशियम क्योंकि पूरे को हमने 2 से गुणा किया है तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर अभी कितना हो गया 2। तो अब हम देखते हैं कि अभिकारक उत्पाद में क्या इक्वेशन बनती है। अब ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैग्नीशियम देखें उत्पाद में 2 है और अभिकारक में 1 है, तो इसको अभिकारक हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से जो है अब ये समीकरण जो है वो संतुलित होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें अभिकारक के, इसमें आयरन Fe इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है। और अगर हम उत्पाद को देखें, आयरन इसमें 3 है, ऑक्सीजन इसमें 4 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है। तो अब इस तरह का जब भी कोई रासायनिक समीकरण हमने संतुलित करना होता है तो हमने क्या देखना है इसमें कि जो भी यौगिक जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो, हमने उसको देखना है और उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है Fe3O4 में, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन उत्पाद में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। अब ये ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 4। अब 4 से मल्टीप्लाई जब हमने किया H2O को तो इसमें हाइड्रोजन भी है, वो भी गुना होगा, तो ये हाइड्रोजन अब बन जाते हैं टोटल 8। अब हमने हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो हमारे पास अब जो नई इक्वेशन बनती है उसमें क्या है, अभिकारक में हाइड्रोजन हमारे पास बनते हैं 8। अगर हम उत्पाद की बात करें उसमें हमारे पास हाइड्रोजन है 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यानी कि जो हाइड्रोजन है H2O उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तब इस हाइड्रोजन हमारे पास पूरे बन जाएंगे 8, यानी कि हमारे पास अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए हैं। अब हमने देखना है आयरन का Fe का, तो उसमें आयरन क्या है, अभिकारक में हमारे पास है ये 3 है और उत्पाद में हमारे पास 3 है और अभिकारक में हमारे पास 1 है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 यानी कि Fe जो अभिकारक में है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस तरह जो हमारे पास नई इक्वेशन अब बनती है, आप नोट करते जाएं, ये इस तरह से बनी बैलेंस करने के बाद। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुई जिसमें अभिकारक और उत्पादों में जो तत्वों की परमाणु की संख्या है वो बराबर है, समान है, तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ Fe, ध्यान से देखना बच्चों क्योंकि इसमें आप प्रश्न उठाएंगे। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, यानी कि जो ये रासायनिक समीकरण है इसमें जो अभिकारक और उत्पाद है, हमने जो है उस जो भी तत्व या यौगिक इसमें है हमने उसकी अवस्था को यहाँ पर निरूपित किया कि वो किस अवस्था में है। अब प्रश्न उठता है क्या ये अवस्था को दर्शाना क्या ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है? ऐसा नहीं है,
ये हमेशा इसको दर्शाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कई जगह जो है इसको दर्शाना आवश्यक बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन Fe, मैंने सॉरी से आयरन है, ये मैंने S से लिखा है, ये सॉलिड ठोस वास्तव में है S। लेकिन अगर हम पानी की बात करें H2O, तो मैंने पानी वो तो लिक्विड द्रव होता है, लेकिन मैंने इसको G गैस से इसको किया है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको दर्शाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो भाप अवस्था में है, इसलिए मैंने इसको गैस G किया है, गैसियस स्टेट में किया है। तो यानी कि अवस्था के लिए हम मेनली जो है जो इसके अंग्रेजी शब्द है, जैसे ठोस है सॉलिड से लिए गए तो S, अगर एक्वस फॉर्म में है तो AQ, अगर जली विलयन है तो AQ, अगर गैसियस फॉर्म में है तो G। तो इस तरह से जो है हम उनकी अवस्था को भी लिखते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हमने देखा कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं, और साथ में किस प्रकार जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, और क्यों जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संतुलित ना करें तो यह जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो है विरोधाभासी होगा। तो क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं, ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ये हमेशा सुरक्षित रहता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। तो इसीलिए जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये तो था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, इसको संतुलित करने के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं।